हाँ बस आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। ओ ये गांव का नाम रिचकुड़ी है जी ये ऋषियों की कुड़ी है। जी। ऋषियों की कुड़ी है, यहाँ ऋषि मुनि रहते रहे, तो इसीलिए इसका नाम मेन नाम है ऋषकुड़ी। रिचकुड़ी अब तो वो थोड़ा सा प्रभाव बदल गया, न ऋषि कुड़ी है ये। जो यहाँ से जो मूर्ति है हम लोगों की, यहाँ से जो आकार जाता है तो जो ऐसे सिंह जैसा होता है। अच्छा। जे जो इसको मानते अपन के जे ऐसा मूर्ति आता है, और जे जो ऊपर जो खंड है, जे यहाँ मुकुट है इनकी। अच्छा। मुकुट पे जो आप जो राजा थे ना, तो राजा की हम लोग अब राजा को नहीं देखे, हम लोग को कुछ ही को नहीं देखे, तो जो अपन को प्रकृति में आज भी दिख रहा है, आज हमारे चौनी थाना में है वो चीज, प्रकृति की देन है। वहाँ पे जो ग्वाड़ी समाज है उसमें पंडित नहीं वो प्रकृति का पुजारी है। वो प्रकृति को ही पूजता है, उसी से पलता है। और जो आज चल रही है मूर्ति पूजा, हमारे मूर्ति पूजा नहीं करते। तुम्हें तो हमारे स्थान पर जहाँ मिलेगा सो पत्थर मिलेगा, कहीं भी हो। शंकर जी को पूजते हैं तो पत्थर पूजते हैं, दादाजी को पूजते हैं पर ब्रह्मचारी बजरंग तो पत्थर पूजते हैं। खाली हमारे बनावटी जो हाँ मनुष्य बनाता है उस मूर्ति को नहीं पूजते। जो इसको मनुष्य बनाता है, जो मनुष्य ने बनाई है, वो मूर्ति क्या मनुष्य को कुछ दे सकती है? बोलो आप। एक जो झाड़ लगा है प्रकृति है, आम का झाड़ है, उसकी पूजा करेंगे तो हमारे पेट को पालेगा। यहीं से पूरा काम निस्तार करता है, पीने का भी, खाने का भी, निस्तार में भी, जो भी काम में आता है। ये नल धन योजना सर अभी हुई है। अच्छा, नहीं तो पूरा काम यहीं से, शादी विवाह जो भी हो, यहीं से पूरा पानी चल जाता था। और जो टैंकर एंकर वगैरह जो अभी तो जो पंचायत ने दे दिए हैं, कहूँ विधानसभा से आ गए तो वो ही चल रहा है, नहीं तो पूरा काम यहीं से। अब जैसे आज मान लो कर उन्होंने वन विभाग से मत जंगल का है भाई, घर कोई तो पजे नहीं, अब हम जंगल इसे तोड़ के तो लाएंगे। आपने मान लो कर उसकी घोषणा कर दी कि 400 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से आपकी पत्ती तोड़ी जाएगी, तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो अब अपन ने मान लो 400 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से पत्ती तोड़ने के लिए तैयार होगा, और मान लो कर जैसे भी बनूँ तो अपन ने तोड़ के लाए। अब जब तोड़ के लाए तो उनने मान लो गिनती रोक दी, मान लो लेना रोक दिया। अब पहले सुखाओ तो सुखा भी ली, अब सुखाने के बावजूद तो फिर अब जो मिलो को 300 रुपया, अब 300 रुपया के बाद में जो मिलो को चाना ही नहीं। अब बताइए कि हम जो बनोपज लाए तोड़ के लाए हैं, अब वो हम कौन सी खान में डाल हैं सर? तो हम पिछड़ा हैं कि मान लो आगे बढ़े हैं? बिल्कुल हैं। आज मान लो कर हैं जैसे हर्रई है, बहेरा है, लाख है, गोंद है, घोंट है, और जैसे मान लो कोई बनोपज अपनी जैसे जब मेन महुआ है, तेंदू पत्ता है, तो ये तो है ही हमारे बनोपज। और इसी से हमारे मान लो जो सियाने पूर्वज थे तो वे मान लो कर हैं इसी से अपने बाल बच्चों को भरण पोषण कराते। अब वे सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी अपन के हटके हो गई तो अपन तो पीछे हो गए सर। हमको ये लग रहा है कि जब हम वन भूमि में हमारा अधिकार जो हटा दिया जाएगा, तो हम फिर यहाँ से मान लो करके क्या करेंगे, जंगल की ओर नहीं जा पाएंगे, जंगल की ओर जा नहीं पाएंगे। तो यानी कि हमारा जीवन ही रहना उचित नहीं है। मान लो इस वन भूमि में रह कर के रहना भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारे बाल बच्चे कहाँ अपने जीविका चलाएंगे। जो मीटिंग हुआ ना खंड वन अधिकार समिति की, तो उसमें वन विभाग का अधिकारी बैठा, राजस्व विभाग का अधिकारी बैठा, SDM बैठा, तो उसमें जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आई, तो वो आपत्ति का आधार मान के उन्होंने यहाँ की प्रक्रिया को रोक दिया था। अच्छा। तो उसको लेके फिर लोगों के द्वारा जो ग्राम सभा के प्रस्ताव थे, दावा फॉर्म लगाए थे, उन लोगों ने बात करी, मगर उच्च अधिकारी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जिन लोगों की प्रक्रिया चल रही थी दावों की, तो उनको ज़मीन पे बोला कि आप कोई ज़मीन पे आप खेती कर रहे हो तो 6 महीने बाद ये गाँव खाली होना है।
तो उनको खेती करने से भी रोकने के लिए परेशान किया गया। उसकी भी शिकायत कलेक्ट्रेट में की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई विचार नहीं किया गया। अच्छा। तो उसको लेके लगातार बात हुई। हाँ। तो ये निकल के आया पूरा मामला कि उपखंड वन अधिकार समिति से गाँवों को उनने इस वजह से खाली किया था कि नौरादी वन अभ्यारण्य में जो प्रस्तावित गांव है, जिन गांव में आपने दावा फॉर्म भरे हैं, इन दावों का इसलिए निराकरण नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। ये वाला नौरादेही अभ्यारण्य क्षेत्र एरिया है। ये वाला जब यहाँ वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया जाता है तो फिर इस मानचित्र को यहाँ से जोड़ के यहाँ से ले जाके यहाँ रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व तक जोड़ दिया जाता है। जो जहाँ से ये टाइगर रिजर्व कॉरिडोर बनाया गया है तो यहाँ तो सबसे सघन बस्तियाँ हैं, सबसे सघन ग्रामीण क्षेत्र बसाहट है इस क्षेत्र में। और जो 12 गांव का हमने नोटिफिकेशन को चैलेंज दिया है वो यहाँ है, वो यहाँ 12 गांव यहाँ है नोटिफिकेशन में। तब यदि इनको नोटिफिकेशन तैयार करना था तो नोटिफिकेशन अगर जो तैयार करते तो इसको इसकी दक्षिण सीमा ये जोड़ देते। भविष्य में इनके लिए जो नौरादेही अभ्यारण्य की जो एक जो सीमा है ना, जो यहाँ रानी दुर्गावती टाइगर में जुड़ती है, तो ये वाला क्षेत्र इन्होंने खाली कराया। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं के 3 गांव मात्र शेष रह गए हैं। तो जब यहाँ अभ्यारण्य का टाइगर है तो यहाँ से जब टाइगर जाएगा तो वो तो बस्तियों में जाएगा ही जाएगा, निश्चित है। जब बस्तियों में जाएगा तो एक विवाद खड़ा होगा। जब विवाद खड़ा होगा तो सरकार को मजबूरन इस सीमा पर एक वार्डर बनानी होगी ताकि टाइगर इस बसाहट पर न जा पाए और इस बसाहट में न जा पाए। पर इस क्षेत्र में तो एकदम बसाहट ही बसाहट है। जब सरकार ने 2014-15 में वो गांव चिन्हित किए थे जिन गांव में कोई पीएससी हॉस्पिटल, पीडब्ल्यूडी मार्ग, स्कूल व्यवस्थाएं, विद्युत व्यवस्थाएं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, पर जो एक नया नोटिफिकेशन 2023 में उन्होंने तैयार किया तो उस नोटिफिकेशन में इन जो मूलभूत सुविधाओं वाले कुछ गांव थे जो वंचित थे मूलभूत सुविधाओं से, उन गांव को तो उस नोटिफिकेशन में उन्हें छोड़ दिया। पर जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए गांव थे, ऐसा हमारा एक क्षेत्र है सर्रा भैंसा पंचायत अंतर्गत 12 गांव, जिस 12 गांव में पूरा पीएससी हॉस्पिटल, पीडब्ल्यूडी मार्ग, हायर सेकेंडरी स्कूल, आदिम जाति छात्रावास, पूरी फुल व्यवस्थाएं और पूरी मूलभूत सुविधाएं और पूरा कैशमेंट एरिया, जंगल का पूरा कैशमेंट एरिया, जल संरक्षण का, जितनी जंगल में खरपतवार है जो और पशु जंगली जानवरों का गोबर है जो सब पूरा बह के आता है, तो उस कैशमेंट एरिया का 2-5 किलोमीटर दूर से इस क्षेत्र की कृषि में से होता जाता है। तो वैसे ये 12 गांव की कृषि एक जैविक नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के अंतर्गत उत्पादित है। तो वैसे तो सरकार को इस क्षेत्र को क्या विस्थापित नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र तो पूरा मूलभूत सुविधाओं से परिपक्व है। तो वो टाइगर 2018 में जब लाते हैं तो उस टाइगर में आज तक की तारीख में लाने का खर्च उनका, उसकी रख रखाव में हाथी वगैरह का विभागों का खर्च कितना है और उन टाइगरों से कितना इन्होंने मोबिलाइजेशन करके कितना बेनिफिट कमाया। हमारा तो बेनिफिट हर रबी खरीफ सीजन में सरकार को देखने मिलता है। हम जब उपार्जन केंद्र में हजारों कुंटल अनाज पैदा करके देते हैं तो हमारा तो स्पष्ट दिखता है, रबी खरीफ सीजन में, तीनों सीजन में देख लो। पर यदि टाइगर से कोई ऐसा बेनिफिट हुआ हो, सरकार को मोबिलाइजेशन हुआ हो 2018 से खर्च के अलावा, तो सरकार हमें दिखाए। टाइगर क्षेत्र में जो भी काम होगा वहाँ ना कोई मीडिया जा पाती है, ना कोई ग्रामीण लोग जा पाते हैं। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बरामदीदा खत्म करो तना। हाँ हो गई के बेचना जाने दो। होगा चालू होगा मजा नहीं आवे पैसा बंद होगा वो तो। अच्छा चला ना वो तो। गांव में कितने मकान थे तब? कितने? 100। हाँ। तो अब 6 कैसे बचे सिर्फ? अब उन्होंने पैकेज में लगाओ। पैकेज मतलब? पैकेज पैसा में लगा सो सब चलेगा। हमारा मिली नहीं सो हमारा रुके हैं। कोई निश्चय नहीं है जो के बनगाँव है कि नहीं बनगाँव आए, कागज लगा तो बिल्कुल हार गए हम। स्थापन में हम अपनी ज़मीन बेबो समझ रहे हैं। हम कलेक्टर के ते हो आए विद्याबो नहीं सोच रहे तो हम अपनी ज़मीन कर सकते हैं।
हम नहीं भाग सका। कंडा नकड़ गया, हम सब ला सका थे जंगल से, हमें रोक विवारो नहीं आए कोई, न हम का खाएंगे उते। हम अपनी जमीन पे हैं। अपनी मर्जी से गए क्या? मर्जी से नहीं गए यहाँ, सरकार ने भगाओ है। क्यों सरकार उस जमीन पे क्या करना चाहती है, क्यों भगा हुआ है? अब का पता क्या करने चाहने उन्होंने। और कैसे भगाया उन्होंने, क्या किया? उठाओ का खाली करो, ने भगो तो जानवर छुड़ा रहे। अच्छा, हाँ FRA में आपको विस्थापन करने के लिए ये दिखाना होता है कि जानवर और इंसान का साथ रहने का कोई तरीका नहीं। तो वो लोग जो विस्थापित नहीं होना चाहते उनके पास मुझे ये कहानी किसने बनाई कि इंसान और जानवर एक साथ नहीं रह सकता, पहले तो आप ये बताओ। दूसरा, मेरा ये बहुत स्पष्ट आरोप है कि वन्य प्राणी संरक्षण लागू होने, कानून लागू होने तक इन्हीं वन अधिकारियों ने, इसी वन विभाग ने 1935 के कानून के तहत शिकार की अनुमतियां दी। दूसरा, ये राष्ट्रीय पार्क का मध्य प्रदेश में कानून तो 1955 में बना था और 56 में पहला राष्ट्रीय पार्क कान्हा इन्होंने डिक्लेयर किया। और जब कान्हा को राष्ट्रीय पार्क बना दिया, उसके बाद भी ये बालाघाट और जबलपुर और शहडोल वन व्रत में वन्य प्राणियों के शिकार की अनुमति देते आए। तो दो चीज समानांतर करते आए। एक तरफ तो ये बोलते आए कि साहब वन्य प्राणियों का विनाश हो रहा है, इसलिए हमको कान्हा पार्क बनाना है, और 55 में 56 में पार्क बना दिया। दूसरी तरफ वन्य प्राणियों के शिकार की ये 72 तक की अनुमति भी देते आए। कि दोनों समानांतर कार्रवाइयों का आज तक के अध्ययन करके ये बताएं कि इनने जो शिकार की अनुमतियां दी, जो शिकार करवाया, वो गलती थी और हम माफी मांगते हैं उसके लिए। आज इसका असर क्या हो रहा है? गांव का आदमी वन विभाग को अपना दुश्मन समझता है, जंगलों को अपने बर्बादी का कारण समझता है। हमने देखा है कि जब जंगल में आग लगती थी तो आसपास के गांव वाले दौड़ के जाते थे और जंगल की आग बुझाते थे। सरकार से कुछ नहीं लेते थे, वन विभाग से कुछ नहीं लेते थे, क्योंकि जंगल से उनके जीवन यापन के संबंध थे, रोजाना के संबंध थे। और आज पार्क में अंगार लग रही है, एक गांव वाला नहीं जाता। और क्या बोलते हैं कि वो जो तुम्हारे घूमने के लिए लाते हो ना, दिल्ली बम्बई वालों को, फ्रांस और अमेरिका वालों को, उनको बुलाओ, वो बुझाएंगे अंगार। और ये पूरे विश्व में हो रहा है कि जंगलों में से जो समाज के रिश्ते हैं, वो वन विभाग ने जंगलों को अपने अधिकार में लेके वो रिश्तों को ख़त्म किया है। और वो रिश्तों को ख़त्म करने के कारण गांव का आदमी अब तुम्हारे किसी ऐसे उसमें सामने नहीं आता। तुम कह रहे हो रोजगार दे रहे हैं, वो गाइड बनाकर, गाड़ी चलवा कर बता रहे हैं उनको कि साहब हम तो गाँव वालों को रोजगार दे रहे हैं। अब बड़े बड़े रिसोर्ट और बड़े बड़े होटलें बन रही हैं, किनकी हैं? गाँव वालों की हैं क्या वो? ये आर्थिक रूप से तो हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होगी। अगर कोई भूमिहीन है तो उसको मुआवजा या दुगना मुआवजा तो मिलेगा नहीं। किसी की 50 एकड़ निजी जमीन है, मकान है, कुआं है, ट्यूबवेल है, तो उसको सबका मुआवजा मिलेगा। उसकी जमीन पे झाड़ है, सागौन के झाड़ हैं या फलदार वृक्ष हैं, तो सबका मुआवजा मिलेगा, दुगना मुआवजा मिलेगा। फिर उसके साथ उसका पुनर्वास भी करना है आपको, पुनर्व्यवस्थापन भी करना है आपको। सारे प्रोविजन है उस कानून में, रूल्स में। भारत सरकार ने माना भी है उसको। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हर विभाग, भारत सरकार के हर विभाग पे और हर गाइडलाइन पे लागू होगा वो। तो इसमें क्यों नहीं होगा? ये सवाल एक वैधानिक सवाल है।
क्योंकि आप कानून के छात्र हैं, इसलिए आपको इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि एक अथॉरिटी की गाइडलाइन क्या हमारे देश के संविधान और संसद के बनाए हुए कानूनों से ऊपर हो सकती है। हम जाने भी नहीं चाहते। जब जमीन से विस्थापित किया जाता है ऐसे जी, तो सरकार को ग्राम सभा से पूछना पड़ता है ना कि कौन विस्थापित होना चाहेगा, कौन यहीं रहना चाहेगा। गांव के 80% लोग कहते हैं कि विस्थापित करो। तो आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ ग्राम सभा? हाँ, ग्राम सभा तो भाई है। रेंजर दरोगा वगैरह। कब हुई ग्राम सभा? बहुत पहले 2016-17 में। अच्छा, सर्वे कब हुआ? जब ही सर्वे हुआ तो कितने लोगों ने कहा कि हम जा रहे हैं? दे निकल गए जितने। तो आप लोग का क्या प्लान है, क्या करेंगे? हम तो अफसर रुके थे, हमारा प्रतिपाल नहीं कर रहा। नहीं होगा और जमीन नहीं दे रहे। 15 लाख में 1 एकड़ आ रही थी। हम 5 एकड़ के किसान हैं, 10 एकड़ के किसान हैं, तो हम वहाँ क्या करेंगे? इतने तो हमें सुविधा है, मगुआ बीन ली, अचार टूल ली, पत्ती टूल ली, बेल टूल ली और जमीन बह ली। तो जमीन में ऐसा खा भी चला था, जो काम कर ली सो हम खर्च पानी चला और अच्छी रह रहा है। और तुम 15 लाख दे रहे, इतने की हम शादी करेंगे कि जमीन लेंगे कि मकान बनाएंगे, क्या करेंगे? उतने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी सामान धो रहे ना, अभी नहीं भाग रहा है, माना भाग जाएंगे। अभी कहा 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, जितने दिन लग जाएंगे। वो तो अभी ऐसा है कि पाली है, 2 पाली है, और आपकी मर्जी है, आपको भागना है कि नहीं भागना है। वो भाग जाए सही और नहीं भाग रहा है का है, कोई बात नहीं। वो तो भगा रहे वे लोग, अपन क्या करेंगे? गरीब आदमी बाहर निकाल रहे हैं, अपन क्या करेंगे? गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान कोड़े, सेंचुरी बनाए।